आज का यहाँ वीडियो क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए मैं कुछ ऐसे प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ जो टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं। देखिए सारे का सॉल्यूशन यानी कि जो हर वर्ष ही पूछे जाते हैं। मैंने फालतू प्रश्नों को यहाँ पर ऐड नहीं किया है जो परीक्षा में नहीं आते। केवल वही प्रश्न आपको बताऊंगा कि जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कि बिना समय गवाए जल्दी से हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न हमारा है एस्टर्ड क्या है। ठीक है, एस्टर्ड क्या है? तो देखिए क्रांति पूर्व जो फ्रांसीसी समाज था उसमें सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्ति करने वाली एक श्रेणी बनाई गई, बस उसे ही कहते थे एस्टेड। इसे कहते थे एस्टेड कि जो फ्रांसीसी क्रांति नहीं हुई उससे पहले जो फ्रांस का समाज था उसमें सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को एस्टेड कहा जाता था। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इसके बाद दूसरा देखते हैं, फ्रांस के संदर्भ में टाइट क्या था? यदि हम फ्रांस के संदर्भ में टाइट की बात करें तो देखिए टाइट क्या था? कर। ठीक है, टैक्स, इसे आप कह सकते हैं टैक्स था। इस तरह का चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर टाइट कहलाता था। यानी कि चर्च के द्वारा जो टैक्स वसूल किया जाता था उसे ही क्या कहते थे? कर, यानी कि टाइट कहते थे। यहाँ किस पर लगाया जाता था? यहाँ कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। किसके बराबर होता था यहाँ कर? कि जो आपकी फसल होगी किसानों की उसका 10वां हिस्सा आपको टैक्स के रूप में चर्च को देना होगा। ठीक है, चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसको अभी स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। देखिए तीसरा भी आपका बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए तो यहाँ पर देखिए कॉन्वेंट का क्या आशय है? देखिए कॉन्वेंट का क्या आशय होगा? तो कॉन्वेंट धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत कॉन्वेंट कहलाती है। देखिए बहुत ही सिंपल से प्रश्न का आंसर है। जहां तक घुमा फिरा कर मैंने यहाँ पर आपको बताया भी नहीं, 2 नंबर में आपको पूरे कॉपी थोड़ी भर के आनी है। ठीक है, तो कॉन्वेंट का क्या आशय है? तो कॉन्वेंट धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत को क्या कहते थे? कॉन्वेंट कहा जाता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? इसका नेता कौन था? तो देखिएगा जेकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इसके सदस्य कौन थे? कि जो समाज के कम समृद्ध हिस्सा है, यानी जो कम विकसित, जो पिछड़ा वर्ग यानी कि पीछे रह गए हैं, उनको उनके हिस्से में से आते थे, मतलब उसके सदस्यों को शामिल इनमें किया जाता था। इनमें कौन कौन शामिल होते थे? तो छोटे दुकानदार थे भैया, कारीगर थे जैसे जूता वाले, साड़ी घड़ी साज, पेस्ट्री बनाने वाले, छपाई करने वाले, नौकर, दिहाड़ी मजदूर आदि शामिल थे। तो आपको क्या करना है, अभी थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा है, अब 2 नंबर में प्रश्न आएगा, इतना बड़ा भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करिएगा, सिंपल सा, जेकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से वाले लोग इसके अंतर्गत आते थे। जैसे तुरंत ही लिख दिएगा, जैसे जूता वाले, घड़ी साज, पेस्ट्री बनाने वाले, छपाई करने वाले और नौकर और दिहाड़ी मजदूर इसमें शामिल थे। थोड़ा सा छोटा आप इसे बना लीजिएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, वहां प्रश्न है फ्रांस। देखिए फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? जो फ्रांस में क्रांति हुई थी उस क्रांति की शुरुआत कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें उसकी शुरुआत हुई? तो देखिएगा भैया 2 इसके कारण आप लिख दिएगा, तत्कालिक कारण और शोचनीय आर्थिक दशा। यानी कि उनकी जो दशा थी वहाँ बहुत ही खराब हो चुकी थी। फ्रांस का जो मुद्रा थी लिब्रे, वहाँ बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। यानी कुल मिलाकर बात है, देश कर्जे में डूब गया था। तो उस कंडीशन में वहाँ के जो देशवासी थे उन पर टैक्स बढ़ाया गया तो उन्होंने उसका विरोध किया, बस उससे यहाँ क्रांति आरंभ हुई। तो ये इसके 2 कारण हो गए, 2 नंबर का आता है। आगे बढ़ते हैं, फ्रांस की क्रांति के परिणामों की विवेचना आपको करनी है। अब जो फ्रांस में क्रांति हुई
उसमें कौन कौन क्या क्या परिणाम निकले। तो सबसे पहला परिणाम निकला आपका मताधिकार का विस्तार। क्या निकला? पहला मताधिकार का विस्तार। दूसरा है गणतंत्री आदेशों की स्थापना। दो आपको लिखने बिंदु। क्या लिखिएगा आप? देखिए इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है और एग्जाम में लिखने के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर मेहनत करके आपके लिए बनवाया है, ठीक है, ताकि आपको एक हिंट मिल जाए कि आपको प्रश्न का उत्तर किस तरह से लिखना है। और आप कमेंट करेंगे तो कॉपी में लिखा हुआ भी आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरह से आपको वास्तव में परीक्षा की कॉपी में लिखना है, ठीक है। ये तो एक नोट्स की तरह है, पर आपको उत्तर किस तरह, उत्तर क्रमांक किस तरह से डालना है। यदि आप इस तरह से उत्तर क्रमांक डालोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, तो किस तरह से डालना है यदि आप यह समझना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। उसका एक सॉल्यूशन, इसका एक अलग से ही सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा जिससे आपको अच्छे से कंप्लीट आ जाएगा समझ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में लुई सोलवे के समय में खजाना खाली होने के कारण कौन कौन से थे? अब जो लुई सोलवा था, देखिए वहां बहुत ही खर्चीला व्यक्ति था, ठीक है। उसे कोई आपकी प्रजा से कोई लेना देना था ही नहीं। उसे अपने शौक, अय्यासीगिरी, या फिर आप कह सकते हैं कि आपने जो ऐशो आराम की जिंदगी थी उसी को वहां जीता था। तो देखिए वहां पर यही है पहला पॉइंट कि लुई सोलवे का जो खजाना है वो खाली होने का कारण यही था कि राजा द्वारा शानो शौकत पर खर्च अधिक करना, यानी कि उसने उसकी शान शौकत, उसकी इज्जत मान सम्मान बढ़ाने के लिए उसने बहुत ज्यादा खर्च किया, जिससे भी खजाना थोड़ा खाली हो गया। जिन्होंने सरकार को कर्ज दिया था अब वहां 10% ब्याज मांगने लगे, ठीक है। यानी कि उन्होंने कितने प्रतिशत कर दिया ब्याज? 10% उनका टैक्स और ज्यादा बढ़ा दिया। यानी कि जो आप बोल सकते हैं ब्याज ना, उन्होंने जो फीस ली थी, फीस से कर्जे के रूप में ली थी, तो कर्ज वाले कह रहे थे कि हमें इसका 10% ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास पैसे तो था ही नहीं, तो कहाँ से कर्ज चुकाएगा। तो इसलिए उन्होंने उनकी बातों को भी शामिल कर लिया कि हाँ हम 10% आपको ब्याज देंगे, तो खजाना खाली हो गया भैया, ठीक है। ब्रिटेन से 13 अमेरिकी उपनिवेश स्वतंत्र कराने में सहायता दी। तो उसी समय देखिए अमेरिका का युद्ध भी चल रहा था ब्रिटेन से, तो उस समय ब्रिटेन से 13 अमेरिकी उपनिवेश स्वतंत्र कराने के लिए भी उन्होंने सहायता दी थी, ठीक है। इस तरह से उसका खजाना खाली हो गया था। दो आपको बिंदु लिखने, तो दो आप ये लिख दीजिएगा, सिंपल सी बात है कि राजा के द्वारा शानो शौकत पर खर्च अधिक करना, और दूसरा लिखिएगा कि जिन्होंने सरकार को कर्ज दिया था वहां अब 10% यानी 10% ज्यादा ब्याज मांगने लगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो अपना प्रश्न बनेगा, देखिए अगला जो प्रश्न है आपका वहां है फ्रांस की जो क्रांति है उसने विश्व को किन 3 सिद्धांतों का संदेश दिया? 3 सिद्धांत ऐसे कौन कौन से थे जिसके कारण इसको संदेश सारे देश को मिला? तो इसकी जो फ्रांस की क्रांति है उसने विश्व को निम्नलिखित सिद्धांतों का संदेश दिया। नंबर 1 यदि हम बात करें तो नंबर 1 है आपका स्वतंत्रता, कि हर एक देश को स्वतंत्रता प्रदान होनी चाहिए कि वहां अपने अधिकार या अपने निर्णय स्वयं कर सके। दूसरा समानता, और तीसरा आएगा बंधुत्व यानी भाईचारा, यानी कि फूट नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 इन्होंने मुख्य संदेश दिए थे। आप इनको तीनों के भी नाम लिखेंगे जब भी आपको नंबर मिल जाएगी, ठीक है। ये फालतू चीज आपको नहीं लिखेंगे, जब भी आप यदि ये तीनों भी पॉइंट लिखेंगे तो भी नंबर आपको मिलेंगे। चलिए, तो क्या संदेश दिया था, कौन से सिद्धांतों का संदेश दिया? तो स्वतंत्रता का, समानता का और बंधुत्व का। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? इसके 2 प्रभाव लिखिए, ठीक है। फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई, इसके आपको कोई 2 प्रभाव आपको यहाँ पर देने हैं। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में आरंभ हुई। कब हुई थी ये? 1789 ईस्वी में आरंभ हुई। इस क्रांति ने सारे विश्व को झकझोर कर रख दिया था। क्या कर दिया था? सारे विश्व को झकझोर के रख दिया था, हिला के रख दिया था। क्या हुआ था ऐसा कि विश्व के अनेक भागों पर इसका सीधा प्रभाव आगे आने वाले वर्षों में महसूस किया गया। यूरोप के सभी देश में तथा दक्षिण मध्य अमेरिका में क्रांतिकारी आंदोलन इससे प्रेरित होकर ही हुए। यानी कि देखिए जो सरकार, जो आपका कुल मिला के बात देखिए फ्रांस की क्रांति ही सबसे बड़ी क्रांति मानी जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए आज जो ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो चुनाव हम कर रहे हैं और होते रहेंगे आगे, तो ये किसकी देन है? ये फ्रांस की जो क्रांति हुई उसी की वजह से हुआ है।
पहले सबसे पहला फ्रांस ही में ही आपका जो राष्ट्रपति चुनाव, प्रधानमंत्री चुनाव ये हुए थे। सबसे पहले राजा महाराजाओं का चुनाव, राजा महाराजाओं का दौर था, ठीक है, उनके पुत्र ही राजा बनते थे, ठीक है, वो भले ही किसी तरह का हो, वहाँ योग्य हो या अयोग्य हो, राजा बनने योग्य भले ही ना हो। लेकिन देखिए जब से ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का चुनाव आया तो इसमें क्या है, जो जनता को अच्छा लगे, प्रिय लगे, वही व्यक्ति को सत्ता दी जाएगी। तो ये यही कारण है, ठीक है, इसके दो प्रभाव यही हुए। सबसे पहला प्रभाव यही है कि सारे विश्व को झकझोर कर रख दिया, विश्व के अनेक भागों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा और आगे आने वाले वर्षों में इसको महसूस भी किया गया। यूरोप के सभी देशों में तथा दक्षिण मध्य अमेरिका में क्रांतिकारी आंदोलन इससे प्रेरित होकर ही हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, फ्रांसीसी क्रांति को किन दार्शनिकों ने प्रभावित किया? जो फ्रांसीसी क्रांति है उसको किन दार्शनिकों ने प्रभावित किया? तो पहले थे वाल्टेयर, दूसरा है रूसो और तीसरा है मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है भैया। तो ये तीन दार्शनिक थे, ठीक है, इन्होंने इसको फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो प्रश्न आपका आता है वह है, देखिए, सोकुलात का अर्थ आपको बताना है, ठीक है। तो सोकुलात क्या है? जेकोबिनो के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पेंट गहने पहनने का निर्णय लिया, ठीक है। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहनने जाने वाले ब्रीचेज पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया गया। इसलिए इसका जेकोबिनो का सोकुलात के नाम से जाना जाता है। अब जिसका अर्थ क्या होता है, देखिए ये तो अब फालतू चीज होगी, थोड़ी सी लिख दी थी यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे 2 नंबर में पूछेगा छोटा सा, तो सोकुलात का अर्थ क्या है वास्तव में? बिना घुटने वाला। देखिए क्या बनेगा इसका, इतना सा लिख दीजिएगा आप, सोकुलात का अर्थ है बिना घुटने वाला, बस इतना सा आपको लिखना है, ठीक है। 9th क्लास में इतना ही काफी रहेगा। चलिए 10th होती तो थोड़ा सा उसको डिटेल बताना पड़ता, आपको एक्सप्लेन करना पड़ता, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जेकोबिन्स कौन था? तो फ्रांस की विधानसभा में जेकोबिन्स और जेरोदिस्ट नामक 2 प्रमुख राजनीतिक दल थे, यानी कि जेकोबिन्स क्या था? एक राजनीतिक दल था, ठीक है, सिंपल सी बात है कि जेकोबिन्स क्या था? एक राजनीतिक दल था। इनमें जेकोबिन्स जो था बहुत ही शक्तिशाली और कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने फ्रांस में आतंकवादी शासन की स्थापना की, ठीक है भैया। तो ये आप इतना सा लिख दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो आज मैंने आपको जो क्लास 9th है उसके सोशल साइंस से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ठीक है, ये यूनिट 1 के ही हैं। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जाएं, ठीक है, या फिर आप चाहते हैं कि एक ही वीडियो में कम से कम 3 से 4 चैप्टर कवर कर दे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके आप बताइएगा कि अगले वीडियो में मुझे किस तरह से आपके लिए पेपर का यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने, या फिर इसी तरह से बनाऊं, या फिर 3-4 चैप्टर मिलाकर एक साथ एक वीडियो में आपको समझाऊं। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। दीदी उस वाला बेटी झाड़ू लगाना बड़े तरह की, मैं अंदर अंदर कितनी लगा लूंगी।